आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। कि आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें। रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। जी दोस्तों, हमने पहले ही कहा था कि अपना जीत बेच है, जल्द ही सारी क्लासें आपके बीच मिलेगी आपको। तो जी हां, अपनी ये साइंस की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। आज अपनी ये साइंस की क्लास टॉपिक से स्टार्ट होगी। हमने पहले क्लास बता दिया था कि क्या विवरण रहता है साइंस में। मैथ्स की क्लास आपको पहले ही उसमें चालू है आपके, और जीके की वो भी अपनी जो सुबह ब्रह्मास्त्र सीरीज आती है उसमें चालू रहती है। ठीक है जी गुरु जी। अब बिना किसी देरी की आज की क्लास का आगाज करेंगे, और रब, कॉपी और पेन, नोट्स, फिर सब नोट्स स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ, कॉपी पेन ले लीजिए हाथ में, और टॉपिक वाइज अपनी साइंस का पूरा पार्ट चैप्टर हम करवाएंगे। ठीक है जी गुरु जी, आज से टॉपिक वाइज अपना रहेगा। जी हाँ, अपना जीत बेच है पुलिस का, जिसमें साइंस अपनी स्टार्ट रहेगी, साइंस रहेगी। जी हाँ, अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो मेन पर्पज रहेगा, स्टार्ट टॉपिक, वो होगा सेल से। क्या रहेगा? सेल से। जी हाँ, अब स्टार्ट कर देते हैं एक बार सेल से। तो जी गुरु जी, सेल या कोशिका, सेल या कोशिका। ठीक है जी गुरु जी, मान लिया। ठीक है, अब सेल या कोशिका क्या होती है? जो शरीर है, मानव का शरीर है, शरीर के जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। मानव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? सेल या कोशिका कहलाती है। जी गुरु जी, ठीक है, मान लिया। अब बात करते हैं कोशिका की खोज किसने की थी। ठीक है जी गुरु जी, अगला बात आती है खोज की। तो खोज किसने की थी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो खोज किसने की थी? रोबोट हुक ने। किसने की थी? रोबोट हुक ने की थी 1665 में। ठीक है, सन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, मान ली। अब बात करते हैं कि रोबोट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अब बात करते हैं कि जीवित कोशिका की खोज की थी या मृत कोशिका की। तो हम बता देते हैं आपको कि मृत कोशिका की, रोबोट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रोबोट हुक ने की थी। पर किस में की थी? मृत कोशिका में। जैसे पेड़ होता है, उसका जो छाल होता है, छाल होता है, वो मृत कोशिकाओं का बना होता है। तो इन्होंने पहले क्या कहा था कि रोबोट हुक ने पहले एक खोज की थी जो कोशिका की। तो उसमें ये उन्होंने सोचा था कि अपने पहले तो सूक्ष्मदर्शी बनाया था। इन्होंने अपने खुद से स्वयं सा छोटा सा एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था। उसमें देखा था साल में। तो उसमें उन्होंने देखा था, देखने पे उनको ऐसी कोशिका देखने को मिली थी जिसे उन्होंने कोशिका कहा था, जिसमें बीच में क्या होता है? केंद्रक। ठीक है, और जो खाली जगह थी उसको सेला सेला रूम नाम दिया था। ठीक है, तो मर्द कोशिका की खोज इन्होंने कर दी थी। ठीक है जी गुरु जी। अब बात आती है सर, मर्द की इन्होंने की थी, तो जीवित की किसने की थी? जी गुरु जी, वो भी हम बता देते हैं। ठीक है, अब आती थी जीवित कोशिका की, कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज। ठीक है जी गुरु जी, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ये हम देखते हैं। एंटोन वोन एंटोन वोन ल्यूवेन होक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। जी हां, मान लिया। ठीक है जी गुरु जी। अब इन्होंने खोज कैसी की थी? ये एक बरसात के टाइम में एंटोन वोन ल्यूवेन होक साहब है, वो नहा रहे थे बरसात में। तो बरसात में नहाने के समय उनके जो नाखूनों में जो मिट्टी फंस गई थी। हम भी जैसे बरसात के समय नहाते हैं, तो बरसात के समय जो पानी है, पानी के साथ रेत आती है,
वो नाखूनों में फंस गई थी। तो उन्होंने सूक्ष्मदर्शी के दृष्टि से देखा था, तो सूक्ष्मदर्शी की दृष्टि से उनको देखा, तो उनमें जो लहरदार सी दिखा था, जिसको उन्होंने जीवाणु नाम दिया था, जीवाणु नाम दिया था, तो उसकी खोज की थी। तो जीवाणु की खोज किसने की थी, ये भी साथ में ऐड कर लेना, किसने की थी, एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉक ने, ठीक है। और जीवित कोशिका की खोज भी किसने की थी, एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉक ने। जी गुरु जी। और किस किस की खोज की थी, इसके बारे में हम जान लेते। जी हाँ, एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु के साथ साथ जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है। दूसरी बात, और किसकी खोज की थी, जी गुरु जी, एक प्रोटोजोआ की खोज भी एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉक ने की थी। जी गुरु जी, प्रोटोजोआ की खोज भी एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉक ने की थी, ठीक है। जी गुरु जी। आगे बात करते हैं आरबीसी की। एक है आरबीसी, तो आरबीसी की खोज भी एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉक ने की थी, ठीक है। और किसकी खोज की थी, और किसकी खोज की थी, शुक्राणु कोशिका की भी, किसकी खोज की थी, कि शुक्राणु कोशिका की भी खोज किसने की थी, एंटोन वॉन ल्यूवेन हॉक ने की थी। जी गुरु जी, मान लिया, ठीक है। जी गुरु जी, ठीक है। सेशन का बताना नहीं पड़ेगा, एक बार शेयर कर दीजिए, और लाइक का बार बार नहीं करना पड़े, लाइक भी कर दीजिए, लाइक में कुछ नहीं जाता आपका। और जो बच्चे आपके तैयारी करें, उनसे एक निवेदन है कि एक बार अपने साथी दोस्तों को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि सभी तैयारी करेंगे तभी साथ सिलेक्शन होगा, तो साथ में ड्यूटी करोगे वहां पे, बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। जी हाँ, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कोशिका से रिलेटेड, ठीक है। अब कोशिका होती है, वो कोशिका मिलकर क्या बनाती, कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, उत्तक बनाती है, ठीक है। जी गुरु जी, उत्तक बना लिया, ठीक है। जी गुरु जी। उत्तक बनाने के पश्चात उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, उत्तक तंत्र होता है, और वहां से बन जाता है अंग। कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर क्या बनाता है, अंग तंत्र, अंग तंत्र बनता है, ठीक है। और अंग तंत्र से फिर क्या बनता है, शरीर बनता है, ठीक है। जी गुरु जी, फिर शरीर बनता है, ठीक है। जी गुरु जी, ठीक है। अब बात करते हैं कोशिका की, तो कोशिका कैसी होती है, अब इसके बारे में हम, ठीक है, गोल राउंड। अंदर होता है, वो होता है केंद्रक, सबको पता है कि केंद्र में है तो उसका नाम केंद्रक है, ठीक है। जी गुरु जी, ठीक है। बाहर की तरफ सबसे जो होती है, वो होती है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, या इसे सेल वॉल नाम आपको देखने को मिलेगा लगभग जगह, ठीक है। सेल वॉल नाम वहां का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जी गुरु जी। अब बात आती है एक एक झिल्ली टाइप सी है, जिसे कोशिका झिल्ली बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक है, मान ली। जी गुरु जी। पहले अंदर अंदर क्या हो गया, केंद्रक हो गया, फिर बाहर क्या हो गई, कोशिका झिल्ली हो गई, और सबसे बाहर है, जो सबसे बाहर क्या है, कोशिका झिल्ली, जो दोनों कोशिकाओं में पाई जाती, ठीक है। जी गुरु जी, मान ली। आगे बात करते हैं अपन, जो बीच में होता है ये क्या होता है, जीवद्रव्य, क्या होता है, जीवद्रव्य होता है, ठीक है। जीवद्रव्य होता है। एक वैज्ञानिक थे पुरकुंजे, कौन थे, पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया था कि ये जो जीवद्रव्य है, जो जीवद्रव्य हमारे जीवन की भौतिक इकाई है, क्या है, उन्होंने कहा था कि जीवद्रव्य हमारे जीवन की भौतिक इकाई है। जी गुरु जी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं
एक वैज्ञानिक थे रुडोल्फ वर्सोव। क्या थे? रुडोल्फ वर्सोव नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या था कि पुत्री कोशिका जो पित्त कोशिका से बनती है, क्या कहा था कि जो पुत्री कोशिकाएं हैं, क्या कहा था कि जो पुत्री कोशिकाएं हैं, पुत्री कोशिकाओं का निर्माण पितृ कोशिकाओं से होता है। जी गुरुजी, ठीक है, मान ली। नोट साथ में उतारते जाइए, क्योंकि ये अभी से आप नोट्स स्टार्ट कर दिए, साइंस का हर पार्ट आपको कंप्लीट मिलेगा। चाहे वो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी एमटीएस की कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी की कर रहे हो, चाहे आरपीएफ की कर रहे हो, चाहे रेलवे विभाग की कर रहे हो, साइंस का लगभग यही पार्ट रहेगा। आज अपना मेस रहेगा स्टार्ट से, जो कोशिका से था, ठीक है। कोशिका के हमने स्टार्ट से हर पॉइंट क्लियर करेंगे। नोट्स बनाते रहिए ताकि आगे आपके काम में आए, ठीक है। तो रुडोल्फ वर्सोव ने क्या था कि पुत्री कोशिकाओं का निर्माण पित्त कोशिका से होता है। जी गुरुजी, मान ली आपकी बात। अब आगे बात करते हैं कि ये कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। अब बात करते हैं कोशिका, तो कोशिका कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। जी गुरुजी, 2 प्रकार की होती है, ठीक है, याद रखना। पहली होती है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। जी गुरुजी, प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गई। दूसरी होती है यूकैरियोटिक, दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। मान ली, ठीक गुरुजी, मान लिया आपके। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना रहता है। क्या रहता है? केंद्रक झिल्ली के बिना। केंद्रक झिल्ली के बिना रहता है, जी हाँ। जी मान लिया आपकी बात कि केंद्रक पदार्थ वो केंद्रक झिल्ली के बिना, जो केंद्रक पदार्थ मान ले चाहे केंद्रक द्रव्य मान ले, जो केंद्रक झिल्ली के बिना रहता है। या आप अपन अगर नोट्स बनाते हो, नोट्स के हिसाब से आप उसको उस हिसाब से नोट्स में लिखते जाइए, ठीक है। तो आप केंद्रक पदार्थ से भी सही बनेगा आपका, या दूसरी भाषा में ऐसा मान सकते हैं कि सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या? सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक में क्या होता है? इसमें केंद्रक पाया जाता है। जी गुरुजी, इसमें सुस्पष्ट सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। जी गुरुजी, मान लिया आपकी बात, सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है और दोहरी झिल्ली के आवरण में पाया जाता है। इसके चारों ओर दोहरी झिल्ली क्या होती है? दोहरी झिल्ली भी पाई जाती है, या दोहरी झिल्ली होती है इसके। जी गुरुजी, मान ली। साथ में नोट्स उतारते जाइए, अगर साथ में पेन नहीं है, साइड में हो तो इसके शॉट साथ में साथ लेते जाइए। जी गुरुजी, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं इसमें कोशिकाओं के वर्णन से, ठीक है। कोशिकाओं के वर्णन से, तो सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? जो अंग बनाती है। ये जो सारी कोशिकाएं हैं वो अंग बनाकर शरीर का निर्माण करती है। आनुवंशिक इकाई या शॉर्ट रूप से कोशिका मेन कार्य करती है, ठीक है। जी गुरुजी, मान ली। तो सारी कोशिकाएं मिलकर
अपना जो शरीर का निर्माण करती है और हर काम में मेन रहती है कोशिकाएं। तो जो सारी कोशिकाएं मिलकर जो शरीर बनाती है और शरीर में लगभग 80-90% रहता है, वो जो अधिकांश भाग होता है वो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। जी हाँ, जो आपका शरीर है वो अधिकांश प्रोटीन का बना होता है। और जो इसमें है मानव शरीर में जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं। कितने प्रकार के? जी गुरुजी, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल। ठीक है जी गुरुजी, 20 प्रकार के। उसमें से आपके 8 प्रकार के आपको आवश्यक एमिनो अम्ल 20 8 प्रकार के एमिनो अम्ल आपको आवश्यक रूप से चाहिए। ठीक है, जो शरीर में निर्माण नहीं होते उनका निर्माण अपने बाहर से होता है। जो भी बाहर से अपन पदार्थ खाते हैं उसमें से इनका निर्माण होता है। ठीक है, कि मानव शरीर का अधिकांश भाग प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, मान ली गुरु जी। आगे बात करते हैं कि मानव शरीर में जो संश्लेषण में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते, साथ ही 8 प्रकार के होते हैं जो आवश्यक है, जो एमिनो अम्लों का निर्माण मानव शरीर के द्वारा नहीं होता है। मानव शरीर के द्वारा नहीं होता है, इन्हें भोजन के माध्यम से लेते हैं। किसके? भोजन के माध्यम से। भोजन के माध्यम से इनको ग्रहण करते हैं, भोजन के माध्यम से इनको बनाया जाता है और शरीर में आवश्यक रूप से काम में लिया जाता है। ठीक है, कोशिका शरीर का हो गया। जी गुरु जी, अब बात करते हैं इसमें मानव शरीर की। जो मानव शरीर है उसको, उसमें जो आपको संग दे रखा है मानव शरीर में या मानव को किस रंग संग में रखा गया, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो मानव के जो संग को उसको कोर्डेटा में रखा गया। किस संग में रखा गया? कोर्डेटा संघ में रखा गया कि मानव जंतु जगत के स्थान में या मानव को, ठीक है, संघ कौन सा हो गया? कोर्डेटा। अब बात आती है कुल, कुल या फैमिली, या कुल मान लेते हैं अपन, या फैमिली मान लो। तो फैमिली में कौन सी है? कि फैमिली है वह कौन सी है? वो है होमोनिडी। कौन सी है? होमोनिडी। तो कुल कौन सा हो गया? मानव का होमोनिडी। ठीक है, अब बात आती है जाति। क्या होती है? जाति, गोत्र। तो जाति कौन सी होती है? ये गोत्र नहीं होती अपनी, विच ये जाति है। तो मानव जगत का जो जाति है, तो वो जाति कौन सी होती है या स्पीसीज कौन सी होती है? वो होती है सेपियंस। क्या होती है? सेपियंस होती है। ठीक है, कौन सी होती है? सेपियंस होती है। जी गुरु जी, मान ली बात। अब बात करते हैं वर्ग। तो वर्ग किस में रखा गया है? मेमेलिया में। वर्ग किस में रखा गया है? मेमेलिया वर्ग में रखा गया है। किस में रखा गया है? मेमेलिया वर्ग में रखा गया है। और बात करते हैं मानव, मानव के वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। क्या है? यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है? होमोसेपियंस। ठीक है जी गुरु जी। अब बात करते हैं एक वंश की। तो इसमें वंश कौन सा हो गया? होमो। वंश कौन सा हो गया? होमो हो गया। ठीक है, ठीक है। वंश कहां से आया? पहले जो धारणा दी गई थी कि किसी भी जगत में वैज्ञानिक नाम दिए गए थे कि जो पहला नाम होगा वो वंश का होगा और उसके बाद में जो होगा वो होगी जाति। ठीक है, तो मानव जाति का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमोसेपियंस है, जिसमें वंश क्या हो गया? होमो। सेपियंस क्या हो गई? जाति। तो जाति क्या है? सेपियंस। वंश क्या है? होमो। ठीक है, वर्ग कौन सा हो गया? मेमेलिया। ठीक है, कुल कौन से हो गया? होमोनिडी। और संघ कौन सा हो गया? कोर्डेटा। ठीक है जी गुरु जी, मान लिया आपकी बात। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब आते हैं न्यूक्लिक अम्ल। जैसा कि हमने पहले वहां चैप्टर में पढ़ा था, जैसे न्यूक्लिक अम्ल पढ़ा था उसमें अमीनो अम्ल हो गए। अब न्यूक्लिक अम्ल की बात करते हैं। की करते हैं न्यूक्लिक अम्ल की बात करते हैं। जी गुरु जी, न्यूक्लिक अम्ल की। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी फ्रेडरिक मिश्र ने।
फ्रेडरिक मिस्र ने खोज की थी। जी गुरुजी, फ्रेडरिक मिस्र ने खोज की थी। जी गुरुजी। अब इसके बारे में और चर्चा करते हैं कि इसमें डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल में क्या होता है? इसमें डीएनए प्लस आरएनए पाया जाता है। ठीक है जी गुरुजी, डीएनए आरएनए पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी फ्रेडरिक मिस्र ने, खोज की थी मवाद कोशिकाओं में। ठीक है जी गुरुजी। आगे इससे और पूछा जाता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? क्या पूछा जाता है कि डीएनए का पूरा नाम, डीएनए उसका पूरा नाम बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है जी गुरुजी, उसका बताते हैं। उसका क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है? डीऑक्सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। जी हाँ, न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार की होती है, उसमें डीएनए है, डीएनए का पूर्ण नाम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आरएनए की। ठीक है जी गुरुजी, आरएनए लगभग कहीं बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिस्र ने। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन से होते हैं? डीएनए व आरएनए। ठीक है जी गुरुजी, डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, तो क्या होगा? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। बात करते हैं आरएनए की, पूछ ली जाए तो गुरुजी आरएनए की बताइए, तो आरएनए के क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। जी गुरुजी, जी गुरुजी। पूछ लिया जाए कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिस्र ने। डीएनए व आरएनए इसके पार्ट है। डीएनए का फुल नाम है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक, आरएनए का राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है जी गुरुजी, मान लिया आपकी बात। अब आते हैं न्यूक्लिक अम्ल जो किस किस के बने होते हैं। एक होता है न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। और दूसरा होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, इसमें एक चीज और जुड़ जाती है, एक होता है न्यूक्लियोटाइड और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, टाइड और साइड, टाइड और साइड। तो साइड में एक और जुड़ जाता है, वो होता है फास्फोरिक अम्ल। कौन सा होता है? फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल। ठीक है जी गुरु जी, फास्फोरिक अम्ल कितने वर्ग हो गए? एक तो न्यूक्लियोटाइड, एक हो गया न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़ जाता है फास्फोरिक अम्ल और जुड़ जाता है। ठीक है जी गुरु जी, न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है। ठीक है जी गुरु जी, मान लिया आपकी बात। जी गुरु जी, आगे चेंज करते। अब इसमें न्यूक्लियो अम्ल में जो डीएनए होता है, उस डीएनए के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप नोट्स है वो बनाते जाइए साथ में, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपके साथ प्रैक्टिस भी, साथ में प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा आपको टाइम टू टाइम, वो भी साथ में उतारते जाइए नोट्स। आगे बात करते हैं डीएनए व आरएनए की। ठीक है, आगे बात करते हैं डीएनए और आरएनए की। जी गुरु जी, अब संरचना के हिसाब से देखें तो डीएनए की, ठीक है, एक कुंडलित होता है आरएनए, द्विकुंडलित होता है डीएनए। ठीक है जी गुरु जी, अब इसमें क्या पूछा जाता है यह भी हम आपको बता देते हैं। इसमें न्यूक्लियस सारक, नाइट्रोजन सारक आपस में जुड़े रहते हैं, एडेनिन गुआनिन, वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, उसमें भी जुड़े रहते हैं। पहला अंतर तो यही हो गया कि एक कुंडलित होता है, ये द्विकुंडलित होता है। ठीक है जी गुरु जी, मान लिया आपकी बात। अब इसमें पूछा जाता है कि एक खंड की लंबाई कितनी होती है? एक खंड है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो वो कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम।
कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि डीएनए के एक खंड की लंबाई कितनी होती है, तो एक खंड की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। अब बात करते हैं चौड़ाई की, ठीक है जी गुरुजी, चौड़ाई की भी कर लेते हैं जी गुरुजी। अब बात करते हैं चौड़ाई की। अब इसकी चौड़ाई देखते हैं कि चौड़ाई कितनी होती है, तो चौड़ाई होती है 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? चौड़ाई होती है 20 एंगस्ट्रॉम होती है, जी हाँ। इसमें एडेनिन है, कौन सा है? एडेनिन है। एडेनिन किसके साथ जुड़ा होता है? एडेनिन जो थाइमिन के साथ जुड़ा होता है, और साइटोसिन है वह गुआनिन के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। और इसमें एडेनिन है वो थाइमिन की जगह यूरेसिल जुड़ा रहता है, और सेंजेस नहीं है, ठीक है जी गुरुजी, मान लिया आपकी बात, ठीक है। अब नाइट्रोजन क्षारक है वो दो प्रकार के होते हैं इसमें। इससे पहले अपन एक ऐड कर देते हैं कि नाइट्रोजन क्षारक है वो। बोलिए सर कि एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन ये है क्या? आपने पहले लिख दिया कि ए और जी ओ सी, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं जी। नाइट्रोजन क्षारक होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। एक तो होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडिन। दूसरा होता है पिरिमिडिन, ठीक है जी गुरुजी। एक हो गया प्यूरिन, दूसरा हो गया पिरामिडिन, ठीक है जी गुरुजी। प्यूरिन को फिर वापस दो भागों में बांटा है, ठीक है। किस किस में? एडेनिन व गुआनिन। एडेनिन और एडेनिन व गुआनिन में। एडेनिन को ए से संकेत करते हैं और गुआनिन को जी से संकेत करते हैं, या संकेत इनका ये रहता है प्रतीक चिन्ह, ठीक है जी गुरुजी। अब बात आते हैं पिरिमिडिन की, तो पिरिमिडिन को सर कितने भागों में बांटा है? तो पिरिमिडिन को 3 भागों में बांटा है, ठीक है। किस किस में बांटा है ये भी आप बता दीजिए। तो एक तो होता है साइटोसिन, ठीक है। क्या हो गया? साइटोसिन। एक तो हो गया साइटोसिन, ठीक है। एक हो गया यूरेसिल। थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, और क्या बच गया? एक जो लास्ट में बचा है वो कौन सा हो गया? यूरेसिल हो गया, साइटोसिन हो गया, तो एक बचा है टी वाला। कौन सा? टी। तो टी कौन सा होता है? थाइमिन, ठीक। कौन? तो डीएनए और आरएनए में जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं प्यूरिन और पिरामिडिन, ठीक है जी गुरुजी। आ गई समझ में कि नाइट्रोजन क्षारक दो प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन होता है, दूसरा पिरामिडिन होता है, ठीक है। अब प्यूरिन है वो दो भागों में बटा होता है, एक एडेनिन होता है, एक गुआनिन होता है। एडेनिन को ए से संकेत करते हैं और गुआनिन को जी से प्रतीक चिन्ह से संकेत करते हैं। बात आते हैं पिरिमिडिन, तो पिरिमिडिन कितने प्रकार के होते हैं? जी गुरुजी, पिरिमिडिन 3 प्रकार के होते हैं। बोरिंग नहीं होना अपने को, आराम से कंसेप्ट समझ में आना है, पूरा समझ में लेना, और साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए। बार बार बोल रहा हूं कि साथ में नोट्स लिखते जाइए, बहुत ही कारगर साबित होंगे आपके लिए। नाइट्रोजन क्षारक हो गया दो प्रकार के, प्यूरिन, पिरिमिडिन, इसको एडेनिन और ग्वानिन हो गया। बात आती है अब पिरिमिडिन की, तो पिरिमिडिन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी? 3 प्रकार के जी। पिरिमिडिन है वो कितने के कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया साइटोसिन, कौन सा हो गया? साइटोसिन, जिसको सी से इंडिकेट करते हैं जी गुरुजी, ठीक है। आगे आता है यूरेसिल, कौन सा? एक यूरेसिल, पिरामिडिन दूसरा, उसको इंडिकेट करते हैं यू से, ठीक है जी गुरुजी। और लास्ट में बचा है थाइमिन, कौन सा बचा है? थाइमिन। तो थाइमिन को किससे इंडिकेट करते हैं? टी से। किससे करते हैं? टी से जी गुरुजी। आ गया समझ में? अब आ गया समझ में, तो इसमें बताए कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। इसी को देखते हुए सबसे बड़ा अंतर इसी में ही छुपा है। जैसा आपने पहले कहा था कि ए और जी क्या है, सी और जी क्या है, और ए और टी क्या है, इनमें आपस में क्या अंतर है। तो इसको देखते हुए आप बताइए सबसे बड़ा अंतर इसी में छुपा है, डीएनए और आरएनए का। डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, यह तो हो गया। अब इसका सबसे बड़ा अंतर कौन सा होगा यह आपको बताना है। इसमें सबसे बड़ा अंतर क्या होगा कि इसमें भी एडेनिन है जी गुरुजी, इसमें एडेनिन है तो उसमें भी एडेनिन है, ठीक है जी गुरुजी। आगे देखते हैं, इसमें साइटोसिन है तो गुरुजी उसमें भी साइटोसिन है, ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं आगे गुआनिन की, तो गुआनिन भी जी गुरुजी इसमें भी है और गुआनिन इसमें भी है नाइट्रोजनी क्षारक, ठीक है। अब बात करते हैं थाइमिन की,
तो थायमिन गुरुजी इसमें है और इसमें नहीं है, इसमें है यूरेसिल। तो सबसे बड़ा अंतर यह है कि डीएनए में थायमिन पाया जाता है जबकि आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। सबसे बड़ा अंतर क्या हो गया कि डीएनए में आपके डीएनए में क्या पाया जाता है, डीएनए में क्या पाया जाता है, टी। क्या आता है, टी। तो टी को अपन इंडिकेट किससे कहते हैं, थायमिन से। तो डीएनए में थायमिन पाया जाता है जबकि आरएनए में जबकि जबकि आरएनए में जबकि आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। कौन सा, यूरेसिल। ठीक है, आगे समझ में कहां पाया जाता है, यूरेसिल वहां पे पाया जाता है। जिसको यू से इंडिकेट करते हैं, यूरेसिल पाया जाता है। सबसे बड़ा अंतर यही हो गया। अगर आपको पूछा जाए कि डीएनए और आरएनए में मेन अंतर क्या होता है, पहला अंतर हो गया कि इसमें थायमिन पाया जाता है आरएनए में, जबकि डीएनए में थायमिन पाया जाता है जबकि आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। पहला सबसे बड़ा अंतर। जी गुरुजी, दूसरा अंतर क्या है कि इसमें द्विकुंडलित होती है। डीएनए क्या होता है, जी गुरुजी, डीएनए होता है द्विकुंडलित। द्विकुंडलित होता है। और आरएनए क्या होता है, एक कुंडलित। आरएनए होता है एक कुंडलित होता है। ठीक है जी गुरुजी, मान लिया आपकी बात। ठीक है, हो गया कंप्लीट। मैंने ये पूछा जा सकता है कि इनका अंतर, जो ये एक सर्किट होता है या एक खांचा होता है, एक खंड का जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है जी गुरुजी, चौड़ाई कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। जी गुरुजी, ठीक है। इसमें एडेनिन गुआनिन के साथ जुड़ा, एडेनिन थायमिन के साथ यूरेसिल गुआनिन के साथ जुड़ा रहता है, जो द्विबंध व त्रिबंध से क्रम से ये जुड़े रहते हैं। ठीक है जी गुरुजी, अब बात करते हैं आगे। यह हो गया द्विकुंडलित हो गया, आरएनए एक कुंडलित हो गया। डीएनए में थायमिन पाया जाता है जबकि आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। अब बात करते हैं कोशिका में एक और अलग पार्ट की, उसमें साथ में आता है डीएनए। डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, इसी के साथ में होता है एक गुणसूत्र। क्या होता है, गुणसूत्र होता है उसी के साथ। ठीक है जी गुरुजी, गुणसूत्र हो गया। ठीक है, साथ में नोट्स बनाते जाइए, लिख लीजिए एक बार साथ में। अगर साथ में पेन को फिर नहीं है तो एक बार स्क्रीनशॉट साथ में लगातार रखिए ताकि आपको नोट्स बनाते समय कोई दिक्कत ना हो। तो गुणसूत्र कैसा होता है, इस सर गुणसूत्र होता है जो एक दागेनुमा संरचना होती है। कैसी होती है, दागेनुमा। ये दागेनुमा संरचना होती है गुरुजी। ठीक है, मान लिया आपकी बात कि गुणसूत्र होता है वो दागेनुमा संरचना होती है। ठीक है, अब डीएनए वह हिस्टोन प्रोटीन क्या क्या होता है, एक तो होता है डीएनए, अभी बताया था, एक तो होता है डीएनए प्लस एक आता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। क्या बने होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। जो गुणसूत्र है जो डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, संरचना कैसी होती है इनकी, दागेनुमा संरचना होती है। जी गुरुजी, अब बात करते हैं खोज की। ठीक है, तो खोज किसने की थी, इसका अलग जगह अलग अलग नाम दे रखा है। वैसे इसको खोज पुरकिंजे ने की थी। साथ में कहीं कहीं इसका एक नाम और साथ में और जुड़ा रहता है, उसका जो दूसरा वैज्ञानिक है वो है फ्लेमिंग। ये पुरकिंजे वह कहीं दिखा रहेगा आपको सिर्फ और सिर्फ कि गुणसूत्र की खोज पुरकिंजे ने की थी, कहीं होता है कि डीएनए की गुणसूत्र की खोज पुरकिंजे वह फ्लेमिंग ने की खोज पुरकिंजे व फ्लेमिंग ने की है। ठीक है जी गुरुजी, मान लिया आपकी बात। अब इसका लगभग एक क्वेश्चन अलग पूछा जाता है, जो लगभग दूसरों को नहीं पूछा जाता, इसका बहुत बार पूछा गया है कि गुणसूत्र जो नाम दिया था, गुणसूत्र जो नाम है वह नाम किसने दिया था। ठीक है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है,
तो ये नाम किसने दिया था गुणसूत्र? वो दिया था वाल्डेन ने। किसने दिया था? किसने दिया था? वाल्डेन ने दिया था। जी गुरुजी, मान लिया आपकी बात, ठीक है। अब बात करते हैं इसके जोड़ों की। डीएनए हो गया। अब डीएनए में कितने जोड़े पाए जाते हैं? इनके जो जोड़े होते हैं मनुष्य में या मानव में, जोड़े, ठीक है। जी गुरुजी, जोड़ों के बारे में अपन वर्णन करते हैं। जी हाँ, अब जोड़ों के बारे में होते हैं तो कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े। कितने होते हैं मनुष्य में? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। जी गुरुजी, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। जी गुरुजी, मान लिया आपकी बात। अगर अपने जोड़े से न पूछा जाए तो संख्या में पूछा जाए, आपको बता दिया जाए कि संख्या में कैसे होते हैं। इस संख्या में पूछ लिया जाए तो आपको बताना है वहां पे 46 गुणसूत्र मानव में पाए जाते हैं, ठीक है। 23 जोड़े होते हैं जिसमें 22 जोड़े सब में सेम होते हैं। कितने होते हैं? 22 जोड़े। 22 जोड़े सब में सेम रहते हैं। एक जोड़ा होता है वो अलग होता है। एक जोड़ा होता है अलग होता है, मतलब 22 जोड़े सेम। अगर संख्या से पूछ लिया जाए तो 22 का कोई कितने हो गए? 44। एक जोड़े में कितने गुणसूत्र होते हैं? एक जोड़े में दो। अगर जोड़े का ही नाम हो गया तो मतलब दो, तभी तो जोड़ा नाम दिया है। तो एक जोड़े में दो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो 22 जोड़े में कितने हो गए? जी गुरुजी, 44 गुणसूत्र हो गए। जी गुरुजी, ठीक है। एक जोड़े में दो गुणसूत्र। जी गुरुजी, मान लिया आपकी बात। अब बात करते हैं यहां पे एक अलग गुणसूत्र है तो एक जोड़ा है, तो एक जोड़े में हो गया दो गुणसूत्र, दो गुणसूत्र अलग हो गए। अब जी गुरुजी, उनको अलग क्यों रखा गया है? क्यों रखा गया है? जो ये 22 है वो तो है समसूत्री। समसूत्री मतलब समान। समसूत्री होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, और ये होता है विषम सूत्री। विषम सूत्री होते हैं। जी गुरुजी, मान लिया आपकी बात, विषम सूत्री होते हैं। जी गुरुजी, मान ली। अब इसको दूसरा नाम कैसे देते हैं? सेक्सुअली क्रोमोसोम्स या लिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक है। 22 सेम है, एक अलग जोड़ा हुआ है लिंग गुणसूत्र। नाम से पता चलता है लिंग गुणसूत्र मतलब जो लिंग का निर्धारण करता है। सबसे बड़ी बात है कि लिंग का निर्धारण करता है लिंग गुणसूत्र कहलाता है, ठीक है। लिंग निर्धारण या लिंग निर्धारक गुणसूत्र, ठीक है, एक जोड़ा हो गया। अब लिंग निर्धारक का मतलब यह हुआ कि लिंग का मैं निर्धारण करेगा कि या लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। जी गुरु जी, 22 सब में सेम होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़का और लड़की दोनों में 22 गुणसूत्र होते हुए सेम रहते हैं। लड़का व लड़की दोनों में समान रहते हैं, ठीक है। मान लिया आपकी बात, ठीक है। एक अलग हुआ, वो कौन सा रहा? विषम सूत्री, जो लिंग का निर्धारण करता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, ये अलग होता है। अब बात करते हैं कि सर ये लिंग गुणसूत्र रहते हैं, इसका निर्धारण कौन करता है? पुरुष करता है या महिला करती है? सबसे बड़ी बात, अपने समाज में यह धारणा होती है कि किसी महिला के लड़का नहीं होता है तो उनको ताना दिया जाता है कि आपके लड़का नहीं हो रहा है, इसमें कुछ कमी है, वैसी कमी है। तो जाहिर सी वो एक हमारे समाज में एक गलत बात है। जी हाँ, वो गलत है। इसमें ऐसी बात होती है कि जो लिंग का निर्धारण होता है, ये लिंग का निर्धारण होता है वो हमेशा करता पुरुष है, ठीक है। कौन करता है? पुरुष करता है, क्योंकि महिला या लड़की में होता है अक्स अक्स गुणसूत्र, ठीक है, और लड़के में होता है अक्स वाई, या पुरुष में होता है अक्स वाई गुणसूत्र, और महिला में हो गया अक्स अक्स गुणसूत्र, ठीक है। मान लिया आपकी बात। तो समाज में कहा जाता है कि उस लड़की को, जब महिला को लड़का नहीं होता तो उससे ताना दिया जाता है कि इसमें कमी है, ऐसी कमी है। जाहिर सी वो गलत बात है। जैसा कि निर्धारण कौन करता है? पुरुष करता है, ठीक है। तो इसमें महिला का तो कोई रोल है ही नहीं। जाहिर सी वैसे देखा जाए साइंस की दृष्टि से तो असल में ये
दोष किसका होता है? पुरुष का होता है, क्योंकि लिंग का निर्धारण कौन करता है? पुरुष करता है। जी गुरु जी, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें, क्योंकि जो 22 प्लस अक्षर, ठीक है, और ये तो सब में सेम हो गया। अब अगर महिला की तरफ से तो हमेशा अक्स ही गुणसूत्र आएगा, ठीक है। पुरुष की तरफ से अक्स वाई होता है और महिला की तरफ से अक्स अक्स होता है। तो महिला के पास वैसे भी गुणसूत्र अक्स अक्स है, तो चाहे एक पार्ट आओ चाहे दूसरा पार्ट आओ, इसकी तरफ से आएगा हमेशा अक्स गुणसूत्र, ठीक है। जी गुरु जी, बात करते हैं पुरुष की। तो पुरुष की तरफ से, अगर पुरुष की तरफ से अक्स गुणसूत्र आया, तब तो हो गई पुत्री या लड़की, ठीक है। जी गुरु जी, अगर महिला की तरफ से तो आएगा वैसे भी अक्स गुणसूत्र, अगर पुरुष की तरफ से वाई गुणसूत्र आया, ठीक हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया? अक्स और वाई। तो अक्स वाई में क्या हुआ? लड़का। अब आई बात समझ में कि महिला दोष है या पुरुष में दोष है? किस में हुआ? पुरुष में। अगर पुरुष की तरफ से अक्स अक्स गुणसूत्र ही आएगा हर बार, तो लड़की ही होगी। महिला की तरफ से वैसे भी अक्स गुणसूत्र आएगा, तो इसमें दोष किसका हो गया? पुरुष का। कमी किसमें? पुरुष में। तो समाज में एक गलत दुष्प्रभाव है, उनको अभी पता नहीं है इस चीज का, पर जायज सी बात है, अब सभी एजुकेटेड है तो सबको पता होगा। वाई गुणसूत्र आया लड़का, अगर अब पुरुष की तरफ से अक्स आया तो लड़की। तो लिंग निर्धारण कौन करता है? पुरुष। आ गई समझ में? लिंग निर्धारण किसने किया? पुरुष ने किया। जी गुरु जी, ठीक है, मान लिया आपकी बात, ठीक है। आया समझ में? एक बार जो भी पढ़ा है वो एक बार वापस देख लेते हैं। जी गुरु जी, देख लेते हैं। अपना ये जीत बेच है, आप सभी को पता होगा। जीत बेच में हमने पहले अनाउंस किया था, आज अपनी वो साइंस की मैराथन क्लास ये है। तो साइंस के अपना पूरा टॉपिक करवाएंगे बड़े चाव के साथ। जी हाँ, आप बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ के जैसे कार नहीं होती। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि कोशिका, कोशिका की खोज किसने की थी? 1 मिनट 2 मिनट में एक बार पूरा विवरण देख लेते हैं क्या पढ़ा है। कोशिका होती है मानव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, या शरीर की सबसे छोटी आनुवंशिक इकाई होती है। जो शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी हो गई? कोशिका हो गई, जिसे सेल बोलते हैं, ठीक है। जी बिल्कुल। अब बात करते हैं खोज किसने की थी? रोबोट हुक ने की थी मर्द कोशिका की। अगर सीधा ऐसा पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी? रोबोट हुक ने की थी। जी गुरु जी, ऐसा पूछ लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन से यह पूछ लिया जाए कि मर्द कोशिका की खोज किसने की थी? रोबोट हुक ने की थी। तीसरा क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए कि रोबोट हुक ने जीवित कोशिका की खोज की थी या मर्द कोशिका की, तो किसने की थी? रोबोट हुक ने मर्द कोशिका की खोज की थी। किसमें की थी? पेड़ के छाल में। छाल से कोशिकाओं को स्वयं के द्वारा सूक्ष्मदर्शी बनाकर देखा गया था और उन्हें खोज की थी, ठीक है। खाली जगह उसको सेला रूम कहा गया था। मध्य में होता है केंद्र। 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। खोज किसने की थी? 5वां क्वेश्चन यहां पे बन रहा है, ठीक है। अब बात आती है जीवित कोशिका की, ठीक है। 5वां क्वेश्चन ये बन गया, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। उन्होंने सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी की माध्यम शायद देखा गया था बरसात के समय। मैंने जो उदाहरण बताया था कि बरसात के समय उनके नाखूनों में जो मिट्टी फंस गई थी, उसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा गया था। जो डॉट 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 जैसी संरचना दिखी थी, जो जीवाणु तो होते थे, और उन जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। जी गुरु जी, जीवाणु की खोज हो गई। प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी? वो भी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। आरबीसी की खोज किसने की थी? वो भी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। शुक्राणु कोशिकाओं की खोज किसने की थी? वो भी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। लगभग 9 क्वेश्चन सीधे बन रहे हैं। आगे भी आपके साथ इनमें से और भी साथ में बन जाएंगे। बात आई कोशिका। कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है और उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर अंग तंत्र और अंग तंत्र से शरीर बनता है, ठीक है। इसमें यहां पे साथ में नोट करते जाइए ताकि कितने बन रहे। अब बात आती है जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य के बारे में पुरकंजे की क्या राय थी या क्या मत था या क्या कथन था? तो जीवदर्य की जो खोज की थी पुरकंजे ने, उसने कहा था कि जीवदर्य हमारे जीवन की बौद्धिक इकाई है, ठीक है। क्या है?
भौतिक इकाई है। ठीक है जी गुरु जी, टोक दो मत, मान ली आपकी बात। ठीक है, जीवधुरी बता दिया। जीवधुरी के मध्य में क्या होता है, केंद्रक होता है। बाहर कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, और मध्य उसके अंदर होता है वह कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है जी गुरु जी, 15 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट। अगला है रुडोल्फ वर्चोव ने क्या था कि पुत्री कोशिकाओं का निर्माण पित्त कोशिकाओं से होता है। ठीक है, यह मत किसने कहा था, रुडोल्फ वर्चोव ने। ठीक है जी गुरु जी, आगे देखते हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक में सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, एक में सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। दोनों को नाम पूछ लिया जाता है, 19 और 20 हो गया कंप्लीट। दो और झिल्ली आवरण पाया जाता है, इसमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, उसमें केंद्रक जो झिल्ली है वह नहीं। साथ में उस सुस्पष्ट या केंद्रक पदार्थ जो केंद्र की झिल्ली के बिना रहता है। ठीक है, 20 पॉइंट आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। कोशिका शरीर है जो प्रोटीन का बना होता है, लगभग वो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं। कितने होते हैं, 20 प्रकार के आपके एमिनो अम्ल होते हैं। ठीक है, मानव शरीर का जो अधिकांश भाग प्रोटीन का बना होता है, और मानव शरीर में जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं, प्रोटीन को जो संश्लेषण करते हैं। साथ में ये भी लिख लीजिए, प्रोटीन का जो संश्लेषण करते हैं वो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं, जिनमें से 8 प्रकार के होते हैं वो आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं, जो मानव शरीर में निर्मित नहीं होते हैं, जो शरीर के द्वारा भोजन से निर्मित होते हैं। ठीक है जी गुरु जी, तो कितने प्रकार के हो गए आवश्यक, 8 प्रकार के। ठीक है जी गुरु जी, ये भी याद में रखना। 5 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आगे बात करते हैं कि मानव को, जो मानव है उसको किस संघ में रखा गया है, कोर्डेटा संघ में रखा गया है। कुल कौन सा है, होमिनिडी। जाति कौन सी है, सेपियंस। वर्ग कौन सा है, मेमेलिया। और वंश कौन सा है, होमो। मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या है, होमो सेपियंस। जैसा कि हमने पहले कहा था कि पहले जब ये वैज्ञानिक धारणा थी कि जो पहले नाम होगा वो कौन सा होगा, वंश का, और उसके बाद में होगा जाति का। पहले कौन सा होगा, वंश, और बाद में क्या आएगी, जाति। तो उसी प्रकार अपन जब नाम बोलते हैं अपना, तो पहले अपन नाम बोलते हैं, उसके बाद अपनी जाति लगाते हैं। ठीक है, वंश और जाति। इसीलिए उस वैज्ञानिक दृष्टि से उसी टाइम से अपन ये चल रहा है। तभी तो हम पहले बनाते हैं कि डीके, फिर आगे चौधरी लगाते। तो पहले क्या हो गया अपना, पहले क्या है, होमो। यहाँ पे होमो का क्या हो गया, वंश। तो पहले क्या हुआ, वंश, फिर क्या हुई, जाति। ठीक है जी गुरु जी, आगे बात करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मिश्र ने। ठीक है, हो गया। कितने प्रकार के, डीएनए और आरएनए, दो के। डीएनए का पूरा नाम डिओक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो न्यूक्लियोटाइड और दूसरा होता है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड के साथ में एक फास्फोरिक अम्ल और जुड़ा रहता है। ठीक है जी गुरु जी, आगे करते हैं। डीएनए और आरएनए में सीधा सा अंतर। तो डीएनए द्विकुंडलित होता है, इसमें इसकी डीएनए के एक खंड की जो चौड़ाई होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम। क्या क्या होती है, चौड़ाई। ठीक है जी गुरु जी, और ये लंबाई कितनी होती है एक खंड की, जी गुरु जी, वो लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी गुरु जी, उसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन पाया जाता है, जबकि इनमें आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। कौन सा, यूरेसिल पाया जाता है थाइमिन की जगह। नाइट्रोजन सारक होते हैं, एक प्यूरिन, एक पिरिमिडिन। प्यूरिन दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन जिसको ए से संकेत करते हैं, ग्वानिन को जी से संकेत करते हैं। पिरिमिडिन 3 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। साइटोसिन को सी से, यूरेसिल को यू से और थाइमिन को टी से इंडिकेट करते हैं। जी गुरु जी, आया समझ में। ठीक है, द्विकुंडलित ये हो गया एक कुंडलित। ठीक है जी गुरु जी, आगे बात करते हैं। ये द्विकुंडलित हो गया आरएनए, जबकि ये हो गया एक कुंडलित। सीधा सा अंतर, डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। आया समझ में जी गुरु जी, साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए व आरएनए में, डीएनए आरएनए में इसमें गुणसूत्र है। जो गुणसूत्र कैसा होता है, ये दागेनुमा संरचना होती है। कैसी होती है, दागेनुमा संरचना होती है। अब आते हैं जो गुणसूत्र था उसमें क्या क्या होता है, वो किससे बना होता है, वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जी गुरु जी,
और जो इसकी खोज की थी, वो खोज किसने की थी? पुरकुंजे व फ्लेमिंग ने। किसने की थी? पुरकुंजे व फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। जी गुरुजी। गुणसूत्र का नाम किसने दिया था? तो नाम किसने दिया था? वाल्डेर ने दिया था। किसने दिया था? वाल्डेर ने दिया था। जी गुरुजी। आगे देखते हैं जोड़े, गुणसूत्र के जोड़े। मानव में जो जोड़े होते हैं गुणसूत्र के, वो कितने होते हैं? 23 जोड़े। और संख्या में पूछा जाए तो आपको 46 गुणसूत्र। ठीक है। 22 गुणसूत्र होते हैं जो समसूत्री होते हैं, और जो एक गुणसूत्र अलग होता है जो लिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है, सेक्सुअली गुणसूत्र होता है जो अलग होता है, वो होता है विषम सूत्री। ठीक है जी गुरुजी, मान ली हमने बात। ठीक है। जैसा कि हमने कहा था कि अगर अक्स अक्स गुणसूत्र है तो लड़की, और अक्स वाई हुआ तो लड़का। तो 22 सेम है सब में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है। एक अलग होता है लिंग गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करता है, और लिंग का निर्धारण कौन करता है? हमने अभी चर्चा की थी, पुरुष करता है। जबकि हमारे समाज में ये अलग गलत बात है, जिसे लड़की को दोष माना जाता है या महिला को दोषी माना जाता है। ठीक है। 22 गुणसूत्र अक्स सब में सेम होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। ठीक है। लड़का हो लड़की, सब में सेम होता है। ठीक है। महिला में एक्स गुणसूत्र हमेशा एक्स रहता है, एक जो अलग होता है। तो 22 और ये 23 हो गया। ठीक है। पुरुष में देखा जाए तो 22 एक ये 23 हो गया, 23 जोड़े 46 गुणसूत्र दोनों में। इसमें से हमेशा अक्स गुणसूत्र ही आएगा। महिला से हमेशा अक्स गुणसूत्र आएंगे क्योंकि अक्स है इसके पास। ठीक है। मान लिया पहले एक बार इसको उठा लिया जाए अक्स गुणसूत्र को, पुरुष से एक को उठाया अक्स को, तो अक्स क्या हुआ? लड़की हो गई। जी गुरुजी, लड़की हो गई। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे को उठाते हैं। इसमें अक्स गुणसूत्र आया महिला से, पुरुष से आया वाई गुणसूत्र। ठीक है। तो क्या हुआ? अक्स वाई, तब क्या बना? लड़का। तो लिंग का निर्धारण कौन कर रहा है? पुरुष कर रहा है। ठीक है। जबकि अपने समाज में क्या है? महिला को दोषी माना जाता है। तो आपको तो समझ में आ गया होगा, आप तो से आज से इस धारणा को चेंज करोगे। ठीक है जी गुरुजी। ये था आपका आज की जो चार्ट थी। ठीक है। अब इसी के साथ आज से इस साइंस की आज की क्लास का यहीं पे आपसे इजाजत चाहते हैं, और आशा करते हैं कि इस आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और जो नोट्स है वो साथ में बनाते रहिए। जी हाँ, आपको हर टॉपिक्स वाइज आपको पूरा करवाया जाएगा। जी हाँ, साइंस में आपको हर टॉपिक वाइज जो साइंस का पार्ट रहेगा अपना, वो आपको करवाया जाएगा। ठीक है। इसी के बीच आपसे इस क्लास से बीच में आगाज की यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपसे इजाजत चाहते हैं। जी हाँ, जो नोट्स है वो एक बार साथ साथ लिखते जाइए, क्योंकि बहुत ही कारगर साबित हो गया आपके एग्जाम के लिए। तो नोट साथ साथ बनाते रहिए, और आपको प्रैक्टिस सेट भी आपको साथ साथ में देते रहेंगे। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।